हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपनी मूल कॉन्सेप्ट की लगभग नेक्स्ट क्लास जो है अपनी लगभग शायद मेरे हिसाब से 10वीं या 9वीं क्लास होनी चाहिए, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बेटा। और इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है मोल कॉन्सेप्ट। हमने पहले स्टडी कर लिया था। अब मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपके अणुभार और परमाणु भार की गणना। तो अणुभार तो वैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी निकालना सीख लिया है। अणुभार एवं परमाणु भार। पहले हम परमाणु भार को ले लेते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार जो होता है डेफिनेशन तो वर्तमान में मान में परमाणु भार को C12 कार्बन का समस्थानिक 12 कार्बन समस्थानिक पद्धति के अनुसार परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में परमाणु भार को कार्बन 12 कार्बन समस्थानिक 12 का है के अनुसार परिभाषित किया जाता है। चलिए बेटा, परिभाषा क्या होगी अब इसकी? तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि भाई परमाणु भार को किस आधार पर परिभाषित करें। तो किसी भी तत्व का वह भार, परिभाषा है किसी भी तत्व का वह भार जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम, जो कि इसका परमाणु भार है। कौन? 12 ग्राम। 12 ग्राम के साथ 12 ग्राम कार्बन 12 के एक परमाणु बोल रहे, 12 के एक परमाणु से जितना कार्बन 12 के एक परमाणु भार से जितना गुणा होता है उसे किसी तत्व का भार, वह भार की जगह भार जो कि कार्बन 12 के भार से किसी भी तत्व का भार जो कि कार्बन 12 के
एक परमाणु के भार से एक परमाणु के भार से जितना गुणा होता है उसे तत्व का परमाणु भार कहते हैं। यानी तत्व का परमाणु भार इंटू एक संख्या आएगी यहाँ, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू एक संख्या आएगी, तो वो संख्या ही क्या होगी, उस तत्व का परमाणु भार होगी। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 12 और कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया तत्व का परमाणु। और एक परमाणु का भार क्या निकलाएगा, तत्व का एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु का भार होता है 1/12 इंटू 12। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी संख्या। तो ठीक है, ये परिभाषा ध्यान रखेंगे आप। परिभाषा है, कोई काम की नहीं है, तत्वों के परमाणु भार आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इसका कोई आपके पास हथियार नहीं है। परमाणु भार आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिए थे, वो याद ही रखने पड़ेंगे। अब एक होता है औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। अब जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक प्रकृति में अगर उपस्थित होते हैं तो फिर हम औसत परमाणु भार बताते हैं। जब प्रकृति में एक ही तत्व के अनेक समस्थानिक मौजूद हो तब तत्व का औसत परमाणु भार ही उपयोग में लाया जाता है। यानी प्रकृति के अंदर अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो फिर अपन उसका औसत बताते हैं। औसत बताते कि नहीं, तो औसत अब कैसे निकलेगा, तो औसत परमाणु भार की गणना कैसे की जाती है। तो औसत परमाणु भार की गणना औसत परमाणु भार की गणना कैसे की जाती है। माना कि एक तत्व के निम्न दो समस्थानिक है, निम्न दो
समस्थानिक प्रकृति में उपलब्ध हैं। कौन कौन से समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ये है Ma1 और दूसरा है परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या मान लेते हैं A2 है। इनकी बहुल्यता हम मान लेते हैं इनकी, इसकी है x1 और इसकी है x2। x1% यानी ये x1% प्रकृति में मिलता है तो ये कितना मिलेगा x2%। तो अब हम ये परमाणु भार काम में लें या ये परमाणु भार, क्योंकि तो ये दो रूप में मिलता है, एक A1 और एक A2। तो फिर हम औसत परमाणु भार बताएंगे। तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप देख लेंगे। औसत परमाणु भार, तो जो समस्थानिक है ना A1 उसको x1 से गुणा कर देना, A2 है प्लस कर देना, A2 को किससे गुणा कर देना, इसकी बहुल्यता x2 से, और नीचे x1 प्लस x2 लिख देना। तो ये औसत परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला बन गया आपके पास। अगर माना कि एक ही तत्व के दो समस्थानिक प्रकृति में उपलब्ध है, एक की है x1 दूसरे की है x2, तो आपको उसके भार को x1 से मल्टीप्लाई करना है, इसके भार को x2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों का भाग लगा देना है, तो आपको औसत परमाणु भार मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फॉर्मूला आप याद रखना। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन तो जानते होंगे आप। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के निम्न दो समस्थानिक हैं। दो समस्थानिक हैं। पहला है क्लोरीन 35 तो परमाणु क्रमांक होता है और 37 इसका नंबर होता है, और एक होता है क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक होता है। 17 परमाणु क्रमांक समान, 35 होता है इसका द्रव्यमान संख्या। अब ये दो समस्थानिकों की बहुल्यता इसकी है मान लो 25% है और इसकी है 75%। तो फिर अब औसत परमाणु भार क्या होगा। अब आप 35 परमाणु भार, जब भी आपको क्लोरीन का काम में लेना होगा तो आप 35 काम में लोगे या 37, तो ना तो बेटा 35 काम में लेना है और ना 37, औसत काम में लेना है। कौन सा काम में लेना है, औसत परमाणु भार को ही काम में लेना है। तो औसत परमाणु भार कैसे निकलेगा, 37 × 25 करना प्लस 35 × 75 करना बटा 25 + 75 यानी 100 का भाग लगा देना। करिए 25 × 2 25 6 के 175 175 हो गए ना, तो 17 हासिल 25 75 और 17 हासिल लगा दो, तो 85 और 7 90 और 90 और 2 92। ये हो गया 925 मल्टीप्लाई। 75 का मल्टीप्लाई करना है आपको कितने में, 35 में करना है। तो अब यहाँ कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई
35 इंटू 75, 5 25, 5 दिया 15 और 17 इंटू 7 पंजो 35, 35 की 3 और 7 दिया 21, 21 और 2 22, 5 7 12 और 3 अरे 4 और 2425, ये आ गया आपके 2425। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 100। तो जोड़िए, तो औसत परमाणु भार कितना आएगा, तो जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ के यहाँ ही लिख देता हूँ मैं। तो 925 और 5 और 5 10, फिर 2 और 2 4 और 1 5 और 9 और 4 13 3 और 2 और 1 3। और 4 13, 33 पॉइंट की क्षेत्र आ गया। ये 25 75 मानो, ये 75 मानो और ये 25 मानो, तो कितना आता है, ये थोड़ा सा अपन मैंने यहाँ डिस्टर्ब कर दिया। ये 75% है और ये 25%। मल्टीप्लाई करो एक बार, ये तो नीचे तो वही रहेगा 75 प्लस 25, तो हम 37 को कर देते हैं 75 से मल्टीप्लाई। 5 1 5 7 35, 35 हासिल की 3 और 5 दिया 15, 15 में हासिल 3 जोड़ी तो 15 और 3 18, 185 हो गए। तो और ये 7 7 49 49 का 9 और 7 दिया 21, 21 और 4 25, 5 आ गया 8 9 17, 17 आ गया 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 2 2700। ये तो आ गया आपके 2775। और ये स्कोर कर लेते हैं, तो ये क्या है 35 इंटू 25, 25 पंजे 125, बचा 12, 25 30 75, 75 और 12 87, 300 875 बटा 100। अब आपको ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है, तो 2775 प्लस 875 को ऐड करना है। 5 5 पचम 25, 7 और 7 14, 14 और 2 10 15 और 8 और 7 15, 15 और 1 16 और ये आगे 2 और 1 3, तो 36.55 कितना आ गया ये 3600, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 8 7 दूनी 14, 1 15 16, 2 तिया 6, 2 और 1 30 है। तो कितना आया ये लगभग 3655। देख लेना एक बार और कैलकुलेशन बटा 100, यानी 36.55 औसत परमाणु भार आ जाता है अगर ये 75% होता है और ये 25% होता है। तो औसत परमाणु भार हमको कितना लेना है 36.55। अब ये थोड़ा थोड़ा कम होता है तो एग्जैक्ट आ जाता है, अपन मानते भी 35.5 आ जाता है। तो ये औसत परमाणु भार के 2-3 क्वेश्चन है आपकी किताब में, ये फॉर्मूला यूज़ लेना है, सॉल्व करना है सवाल, तो औसत परमाणु भार से आप पार
निकल जाओगे। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। चलिए ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु भार जब पता लग जाता है तो अणुभार क्या करते हैं। तो अणुभार के लिए क्या करते हैं बेटा, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के बीजगणितीय योगफल परमाणुओं के भार का बीजगणितीय योगफल उस यौगिक का अणुभार को प्रदर्शित करता है। वेरी सिंपल है अणुभार निकालना। क्या करना है, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के भार का बीजगणितीय योगफल करना है। वह योगफल ही किसको दर्शाएगा, वो योगफल ही अणुभार को दर्शाएगा। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। चलिए, परिभाषा अगर समझ में आ गई है तो आपके क्वेश्चन है, जैसे उन क्वेश्चंस को करो। निम्न के अणुभार जिसे एक मोल का भार भी बोलते हैं, एक मोल में अणुभार होता है। अणुभार की गणना करो। तो जिसके क्वेश्चन है CH4, दूसरा है CaCO3, तीसरा है ग्लूकोज C6H12O6, चौथा है C12H22O11। परमाणु भार का औसत करना है आपको, ये क्वेश्चन आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्न के 2 मोल का भार, 1 मोल पहले, 1 मोल का भार यानी अणुभार ही होता है 1 मोल का भार। अणुभार को बताइए। NaCl और दूसरा है आपके CaCl। इनका अणुभार यानी वही मोलर द्रव्यमान बताना है आपको। मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं अणुभार को। तो ये बेटा क्वेश्चंस हैं, तो लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो CH4 में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 और 1 × 4 को ऐड कर दोगे तो 16 आएगा। CaCO3 का 40, 12 और ऑक्सीजन का 16 थी 48 को ऐड कर दोगे तो 100 आएगा। ग्लूकोज का 6 × 12 + 12 × 1 कर दोगे और ऑक्सीजन का 16 चौकी 16 6 96 कर दोगे तो आपके 180 आएगा। इधर 12 × 12 22 × 1 11 × 16 करोगे तो 342 आएगा। NaCl का 1 मोल यानी अणुभार है तो 23 + 35.5 करोगे तो 58.5 आएगा। कैल्शियम का 40 + 2 × 35.5 करोगे तो 35 × 71 71
और 40 करोगे तो 210 आएगा, 110, 111 कितना आएगा, 111। तो ये अणुभार निकालने की टेक्निक्स हैं। इसमें परमाणु भार का आपको एवरेज करना होता है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे, ये ज़्यादा कोई ख़ास टॉपिक नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको स्टडी करा दिया है। तो अगले टॉपिक में हमारी चलेगी रासायनिक समीकरण। तो आप लगभग आधा चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है बेटा, उनकी प्रॉब्लम्स कीजिए। अब रासायनिक गणनाएं यानी रासायनिक समीकरण और रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्नों को हम कल लेने वाले हैं।